बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ के लिए। आपको पता है फिजिक्स में 42 मार्क्स की 42 एमसीक्यूज़ हैं। हाफ पेपर है, पूरा 50% पेपर है। तो देखते हैं, और इसके बाद मैं कल आपको इंशाल्लाह पूरे 10 ईयर्स की वो एमसीक्यूज़ सारी नहीं, जिसके कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं आए होंगे, वो अपलोड कर दूंगा ताकि आपको देखने में कम टाइम लगे। और कुछ सही है ना, कॉलेजेस के पेपर जिसको मैं बेहतर समझता हूँ कि उसके एमसीक्यू ज़रा इंपॉर्टेंट हैं, वो भी अपलोड कर दूंगा। तो आपको पता है कि जितनी आप एफर्ट न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी पे कर रहे हैं, सही है ना, उससे कम एफर्ट भी अगर आप एमसीक्यूज़ पे करेंगे तो आपके 42 मार्क्स आ जाएंगे, 50% मार्क्स। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सही है। और फिर जो आपकी प्रॉब्लम हो वो आप सही ना मैसेजेस के जरिए मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया। पहली एमसीक्यू आई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट ओहम्स लॉ। 4 स्टेटमेंट नीचे दे दी और कहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ओहम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो हमें पता होना चाहिए कि ओहम्स लॉ क्या है। ओहम्स लॉ आपको पता है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। और जब आप प्रोपोर्शनल को हटाकर समझदारी से कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है आपके पास, V इक्वल है IR के। अब ये दो चीज़ें माइंड में रखते हुए सारी स्टेटमेंट को देखते जाइए, और जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है वो आंसर नहीं होगा, जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ नहीं है वो आंसर है। तो पहला कह रहा है करंट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कांस्टेंट। सही है, क्योंकि जब आप यहां पर एक कांस्टेंट लगाएंगे और V ये रहा, प्रोपोर्शनल को इक्वल से चेंज कर V नीचे ले जाएंगे तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो रेशियो है वो क्या होगी, एक कांस्टेंट के बराबर होगी। तो पहला तो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट इक्वल टू कांस्टेंट। सही है, इसको पलट दें आप, V अपॉन I कर दें तो यहाँ 1 अपॉन कांस्टेंट कर दें, तो 1 अपॉन कांस्टेंट कोई वेरिएबल थोड़ी बन जाएगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। सही है, तो ये भी अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ है। थर्ड में कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। यही दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये भी सही है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। ऑप्शन 4 में क्या कह रहा है, करंट इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्डिंग में लिखा है रेजिस्टेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट करके ये लिखे। और रेजिस्टेंस क्या है, R है, और पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो I कभी भी R इंटू V के बराबर थोड़ी होगा। अगर यहां से I को निकालेंगे तो V अपॉन R होगा। तो ये वाला जो है चौथा ऑप्शन था, ये वाला आंसर है। एमसीक्यू नंबर 2 है, 3 resistance 2 ohms, 3 ohms and 4 ohms are connected so that the equivalent resistance is 9 ohm। 2, 3 और 4 ohms की रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया गया है और उनका जो सही ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 9 ohm के बराबर है। द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट किया गया होगा, सीरीज के अंदर। कैसे, आपको पता है सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो फार्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितनी भी हो Rn हो तो Rn तक। तो एक 2 की है, एक 3 की है, एक 4 की है, सबका सम क्या है, 9 के बराबर है। ऐसा उसी वक्त होता है जब सही है ना आपने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया। तो आंसर है सीरीज, सही है ना, ऑल इन सीरीज। तो आंसर है सीरीज में, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 3 है, in order to increase the range of an ammeter the shunt resistance should be। चैप्टर नंबर 15 से आइए, कह रहे हैं कि एक एमीटर की रेंज को बढ़ाना है तो उसमें जो शंट रेजिस्टेंस है उसे क्या होना चाहिए, क्या कर दें कि एमीटर की रेंज बढ़ जाए। 10 एम्पियर का अगर एमीटर है और वो 50 एम्पियर का करना है तो शंट रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है। आपको पता है कि एमीटर को मल्टी रेंज एमीटर क्या होता है, जब आप सही ना उसकी रेंज को बढ़ाते हैं तो शंट रेजिस्टेंस जो है वो एमीटर के साथ पैरेलल लगी होती है। और जब आप पैरेलल रेजिस्टेंस को जितना गिराते जाते हैं तो उतना ही, समझ में आ गई बात,
आपकी नेट रेजिस्टेंस कम होती चली जाती है। जितनी छोटी रेजिस्टेंस लगी होती है पैरेलल, उससे भी कम हो जाती है, तो अमाउंट ऑफ करंट बढ़ जाती है रेजिस्टेंस कम होने से। तो इसका ऑप्शन है सही ना, डिक्रीज्ड। तो शंट रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे इंक्रीज, डिक्रीज, केप्ट कांस्टेंट और जीरो, तो आंसर नंबर 2 है डिक्रीज्ड। एमसीक्यू नंबर 4 है द मास ऑफ fissionable material needed for self-sustaining chain reaction is called critical mass। चैप्टर नंबर 19 से आई है ये क्रिटिकल मास की डेफिनेशन है कि क्रिटिकल मास क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ fissionable material to sustain a fission chain reaction is known as critical mass। ये तो थ्योरी थी, और इसमें ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ था क्रिटिकल मास। फिजन चेन रिएक्शन में मिल जाएगा आपको ये। एमसीक्यू नंबर 5 में कहा गया है द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड अपॉन डैश इफेक्ट ऑफ करंट। जितने भी सही ना इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सही है, वो डिपेंड करते हैं सही है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर। 4 ऑप्शन दिए हुए, मैग्नेटिक, केमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये आंसर है। एमसीक्यू नंबर 6, बराबर में आपके एमसीक्यू चलती रहेंगी, देखते जाइएगा। 6 For accurate measurement of current through a circuit, the resistance of ammeter should be। आप अगर चाहते हैं एमीटर से एक्यूरेट करंट नोट करें तो आपको उसकी रेजिस्टेंस को क्या करना चाहिए, समझ में आई, लो, एज मच एज पॉसिबल लो कर देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए स्लाइटली लार्ज कंपेयर टू द सर्किट रेजिस्टेंस, नहीं, वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेजिस्टेंस, कम कर देना चाहिए, यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है नाइदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, सही है, और यानी आप दरमियानी रखें, बिल्कुल नहीं, कम करना होगा आपको, रेजिस्टेंस को कम करना होगा ताकि एक्यूरेसी ऑफ करंट, सही है ना, करंट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट मेजर हो सके। और चौथे ऑप्शन में कह रहा है वेरी लार्ज कंपेयर टू दी सर्किट रेजिस्टेंस, बिल्कुल गलत। तो आंसर है वेरी स्मॉल कंपेयर टू दी रेजिस्टेंस। एमसीक्यू नंबर 7 है। 7 में कहा गया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन अ सिग्नल मीन्स। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब है एएम, कह रहा है इसका मतलब क्या है, सही है, डिक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, टाइम पीरियड, सिग्नल की टाइम पीरियड को कम कर देना, द इंक्रीज इन द वर्टिकल विड्थ ऑफ ए सिग्नल, सिग्नल की वर्टिकल विड्थ को बढ़ा देना, द इंक्रीज इंक्रीज इन लिखा है, यहां लिखा है दी हॉरिजेंटल विड्थ ऑफ सिग्नल, सही है, इंक्रीज इन दी, इन होगा वो गलत प्रिंट हो गया, द इंक्रीज इन दी हॉरिजेंटल विड्थ ऑफ द सिग्नल, सही है, और चौथा लिखा है ऑल ऑफ देम। तो आपको पता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब है द इंक्रीज इन द वर्टिकल विड्थ ऑफ द सिग्नल। ऑप्शन नंबर 2 इसको कहते ही है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम होता तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है इसका, बड़ी बड़ी वर्डिंग दी है ना, तो काफी लिखने में भी टाइम लगेगा आप लोगों को, जिस तरह का दिया है। एमसीक्यूज की लैंग्वेज भी बड़ी बड़ी दी है, 43 एमसीक्यूज दे दी हैं, लग रहा है कहीं से उठाई कट पेस्ट कर दी, सही है, और वर्डिंग इतनी बड़ी है, 43 एमसीक्यूज 50 मिनट के अंदर करनी, और जो आंसर लिखने हैं वो भी बड़े बड़े हैं वर्डिंग में,
the increases in the vertical width. Of a signal. Eighth है ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस विच हैज, आपको पता है ट्रांजिस्टर तो इस साल पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इसमें सही ना 3 टर्मिनल्स होते हैं, तो आंसर है 3। ये तो थ्योरी है, इसने कहा था 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 3 टर्मिनल 4 टर्मिनल, ऑप्शन नंबर 3 में 3 टर्मिनल्स था, ये आंसर है। अच्छा एमसीक्यू नंबर 9 है गीगर काउंटर इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट, आपको पता है गीगर मुलर काउंटर से आप क्या करते हैं, इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, मास, मोमेंटम, चार्ज और रेडिएशन, तो रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं इससे आप। अच्छा विल्सन क्लाउड चैम्बर यूजेस, एमसीक्यू नंबर 10, अब विल्सन क्लाउड चैम्बर यूजेस, ऑप्शन ए में कह रहा है सुपर हीटेड लिक्विड, नंबर 2 में कह रहा है वेपर्स, नंबर 3 में कह रहा है सुपर सैचुरेटेड वेपर्स, 4th में कह रहा है सैचुरेटेड वेपर्स, तो आंसर है सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। सुपर सैचुरेटेड वेपर्स यूज करते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर में, आयनाइजिंग पार्टिकल का पाथ बताता है ये, ऑप्शन 3 आंसर है। एमसीक्यू नंबर है 11, अ कांस्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन V एंड 1/P इज, कांस्टेंट टेम्परेचर है, V और P के दरमियान रिलेशन पूछा है, बॉयल्स लॉ है, तो V और P के दरमियान जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोलिक कर्व होता है, लेकिन V और 1/P के दरमियान जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो इस दफा उसने पूछा है ग्राफ बिटवीन V एंड 1/P, तो 1/P और V के दरमियान क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हो, तो 3rd ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन। जी 3rd ऑप्शन में ये आंसर, लेकिन अगर ये ग्राफ क्या होता V और P के दरमियान होता तो हाइपरबोलिक कर्व होता, हो सकता है कि आपके V और P के दरमियान कर दे। अच्छा इसमें ऑप्शन में दिया है, पहला ही दिया हुआ है हाइपरबोला, दूसरा पैराबोला, तीसरा स्ट्रेट लाइन, चौथा इलिप्स, ऐसा ना हो कि V और P हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 12 है, अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट आर मेड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सही ना, एक्स वाई जेड एक्सिस का जो निजाम होता है जिसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एमसीक्यू नंबर 12 है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। दो ऑप्शन और दिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर है 13, द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस, 13 एमसीक्यूज है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आई है, चैप्टर नंबर 17 से, कह रहा है दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, सही है, आगे लिखा है मेटल सरफेस, आगे लिख दिया डैश, आर ऑल एट रेस्ट, सारे रेस्ट में होते हैं, गलत। ऑप्शन 2 में कहता है हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, ये भी गलत। ऑप्शन सी में कहता है हैव द सेम मोमेंटम, ये भी गलत, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी आपको पता है किसका फंक्शन है, हाफ एम है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो वेलोसिटी का फंक्शन है, तो मोमेंटम भी तो किसका फंक्शन है, वेलोसिटी का फंक्शन है, सेंस यूज करिएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो फिर मोमेंटम भी सेम होगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम ही है और 1/2 भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। अब चौथा जो ऑप्शन है वो आंसर बन गया, सेंस पे यूज करिएगा। और चौथा क्या कह रहा है,
have speed varying from 0 up to certain maximum value. तो चौथा आंसर है have speed varying from 0 up to a certain maximum value. ये आंसर है. कैसे भाई, एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसके शेल. अगर यहां का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं आप, सही है, रेडिएशन के जरिए, तो कम एनर्जी चाहिए. लेकिन अगर इनर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. और जब ज्यादा एनर्जी इसकी कंज्यूम हो जाएगी इसको निकालने में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी. इक्वेशन के मुताबिक एच न्यू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो मस्ट है कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के नहीं निकलते, कभी कभार क्या होता है इनर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन भी निकलते. इसलिए जो ये काइनेटिक एनर्जी होती है बुनियादी तौर पर एवरेज होती है, तो वेरी करती है फ्रॉम 0 टू, सही है ना, मैक्सिमम की तरफ. और अगर और अंदर शेल का होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फर्दर कम होगी. एमसीक्यू नंबर है 14. When we try to stop a very high photon, it loses its identify and disintegration into an electron and positron. This is called pair production. MCQs तो वर्डिंग में बड़ी थी, लेकिन पूरी डेफिनेशन थी किसकी, पेयर प्रोडक्शन की. पहला ही आंसर है पेयर प्रोडक्शन. क्या कह रहा था कि जब हाई एनर्जी का फोटोन क्या होता है, लॉस हो जाता है एनर्जी. आपको पता है पेयर प्रोडक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर. कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर है पेयर प्रोडक्शन, सही है. और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट पार्शियल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर है. और एनिहिलेशन ऑफ मैटर जो है वो पेयर प्रोडक्शन का अपोजिट टॉपिक है. उसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी है. तो ये पेयर प्रोडक्शन ये कहता है कि एक फोटोन क्या हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीट उसकी एनर्जी खत्म हो गई, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर हासिल हुआ है. तो इस फिनोमेना को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं. 15 है एमसीक्यू. द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल projected into a magnetic field of induction B is maximum when the angle between B and velocity of the particle is. ऑप्शन में दिया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45. तो आंसर है 90 डिग्री. कैसे, आपको पता है चार्ज पार्टिकल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो उस पर लगने वाली फोर्स क्या होती है, V क्रॉस, है ना, Q V क्रॉस B. और ये क्या होता है, Q जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो V B साइन थीटा. और ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है तो मैंने एक यूनिट वेक्टर लगा दिया. अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड ले लूं तो यहां से 12 हटा दी है, तो ये है फोर्स की अमाउंट. और ये किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, ऐसा सवाल भी आ सकता है. ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी और एंगल बिटवीन V एंड B. और चारों के साथ इसका रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है. अब ये कह रहा है कि force acting on a charged particle projected into a magnetic field of induction B is maximum force लगी. तो मैक्सिमम फोर्स उस वक्त लगेगी चार्ज पार्टिकल पे जब इनके और इनके दरमियान, सही है ना, एंगल क्या हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू दे साइन की. और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1. यानी ये जब मैक्सिमम हो जाएगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी. एंगल पूछा है. और साइन मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पर. तो ये F जो है मैक्स हो जाएगा. और ये F मैक्स किसके बराबर होगा, QVB. जब साइन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम. और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1. और जब आप थीटा इधर रखकर साइन इनवर्स निकालेंगे, साइन इनवर्स 1, तो थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री.
ऑप्शन नंबर है, और ये भी पूछ सकता है कि फोर्स 0 है, अगर इनके दरमियान फोर्स 0 हो जाए तो एंगल क्या होगा, 0 या 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 180 0, साइन 0 0, और 360 भी हो सकता है देने को, क्योंकि साइन 360 की वैल्यू भी क्या है, समझ में आ गई बात, 0। और ये तीनों ऑप्शन देकर ऑल ऑफ दीज लिख सकता है, कह देगा एफ इक्वल टू 0 है, और ऑप्शन ए में लिख देगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, सही ना, इज 0। और आप जल्दी टिक नहीं कर देगा, हो सकता है ऑप्शन बी में 180 लिखा हो, सी में क्या लिखा हो 360, और आगे लिखा ऑल ऑफ दीज। तो इस 0 डिग्री की साइन, 180 की साइन और 360 की साइन क्या होती है, 0। एमसीक्यू नंबर है 16। में कह रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम रेजेस इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला मैट्रिक का है, आपको पता है Q बराबर है CV और C बराबर है Q अपॉन V, और इसका यूनिट होता है कूलम, और वोल्ट का है ना, वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट। अगर 1 कूलम चार्ज हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, फेरेड। और ये भी पता होना चाहिए कि कूलम पर वोल्ट को क्या कहते हैं, फेरेड कहते हैं। अब सवाल पर आ जाते हैं, कहता है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, यानी सी निकालना है, सही ना। व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ये कितना लिया है, 1 कूलम, और रेजेस द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, और पोटेंशियल कितना लिया है, 1 वोल्ट, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 1 हो गया, और सी अपॉन वी को क्या कहते हैं, फेरेड। तो आंसर है 1 फेरेड, ये ऑप्शन ए में दिया। एमसीक्यूज नंबर है 17 में कह रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डैश शुड बी इंक्रीज। कह रहा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ाना चाहते हैं आप। तो आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले मेटल की सरफेस से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाना पड़ेगा। किसको बढ़ाना पड़ेगा, एक बीम ऑफ लाइट आ रही है मेटल की सरफेस पर, एक बीम ऑफ लाइट आ रही है तो इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, लेकिन अगर कई बीम ऑफ लाइट आ रही है तो सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने की तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाना होगा। तो कह रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो ये निकल के जा रही है फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, और आप इनकी तादाद को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, सही है, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर 1 में आंसर है। और है ना, आगे के ऑप्शन पे भी निगाह डाल लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, ये ऑप्शन है। आगे कहता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से अगर समझ में आई क्या होता है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तादाद नहीं बढ़ती, सही है। वेलोसिटी बढ़ा दें आप, इससे भी क्या होगा, समझ में कोई फर्क, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी तो खुद डिपेंडेंट है, समझ में आ गई बात। काइनेटिक एनर्जी तो खुद डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पर, इनकमिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। 18 एमसीक्यू है, आइसोबैरिक प्रोसेस इज द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको पता है कि आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और एडियाबेटिक ना हीट सिस्टम के अंदर जाएगी ना हीट सिस्टम से बाहर आएगी। ये तो आसान एमसीक्यू थी और इसका नंबर था 18। तो 18 का आंसर है आइसोबैरिक, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। अब है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 19। कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस
up to 10 microfarad are usually made of alternate layers of aluminum foil and ऑप्शन में कह रहा है 10, ऑप्शन बी में कह रहा है पेपर, ऑप्शन 3 में कह रहा है वैक्स्ड पेपर, ऑप्शन डी में कह रहा है कार्बन। वैक्स पेपर इसका आंसर है। एमसीक्यू नंबर है 19 और आंसर है वैक्स्ड पेपर। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 73 के ऊपर। क्या कर रहे हैं आप सुने, कैपेसिटर्स ऑफ ए कैपेसिटेंस अप टू 10 माइक्रोफेरेड। आपको क्या रखना है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी रखनी है, 10 माइक्रोफेरेड रखनी है। टाइम 10 माइक्रोफेरेड रखनी है। आर यूजुअली मेड, ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस आपको इतनी रखनी है, कैसे उमूमन कैसे बनाया जाता है, मेड ऑफ अल्टरनेट लेयर ऑफ एल्युमिनियम और टिन फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल और टिन फॉइल एंड वैक्स्ड पेपर। या तो एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम के साथ प्लस वैक्स्ड पेपर होगा, ये ट्रैप करा इसने, या फिर टिन के साथ, टिन का सिंबल होता है SN के साथ वैक्स पेपर होगा। इन दो के बीच में जब आप जाके पेज नंबर देखेंगे सर तो और लगा हुआ है, और उसने ट्रैप करने के लिए पहले ही ऑप्शन में क्या दिया है, 10। सही है, तो 10 आंसर नहीं है, वैक्स पेपर आंसर है। एमसीक्यू नंबर 20, अ करंट ऑफ 1.6 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैटरी फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट इन दिस टाइम। ये तो आसान है, मैट्रिक लेवल है, 20 एमसीक्यू है और कह रहा है कि करंट कितना पास हो रहा है, 1.6 एम्पियर का, और कितने मिनट तक, टाइम दिया 10 मिनट्स तक। ये तो अब 10 मिनट्स में क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाई 60, ये सेकंड में आ गया, तो ये 600 सेकंड आ गया। अब आपको पता है कि Q का क्या फार्मूला है, Q का फार्मूला है IT। I बराबर होता है करंट क्या आता है, रेट ऑफ फिल ऑफ चार्ज, और Q बराबर किसके होता है, IT। ये सिर्फ लिखने के लिए करा, आप जबानी कर सकते थे। तो I कितना दिया 1.6 और ये कितना दिया है 600। हाउ मच चार्ज पूछा था, तो ये 600 दिया, मल्टीप्लाई करना होगा। 0.16 का टेबल पढ़ते 6 तक, 16 6 96 होता है, और 2 0 ये आ गए, और एक पॉइंट है तो वही आ गया, तो 960 कूलम। ऑप्शन बी दिया हुआ है 960 कूलम। एमसीक्यू नंबर है 21, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द ईएमएफ opposes the change that induce EMF and it is therefore known as back EMF। आपको पता है लेंज लॉ क्या बताता है कि EMF अपोज करती है द चेंज को, जो तब्दीली आ रही होती है। समझ में आ गई बात, एक कॉइल में पैदा होने वाली EMF हमेशा उसे क्या करती है, अपोज करती है। इसीलिए फैराडे का जो सेकंड लॉ, इसमें जो नेगेटिव साइन लगी है वो लेंस की वजह से लगी है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं आप, बैक EMF कहते हैं। 21 22 एमसीक्यू है, डैश, शुरू में डैश डाल दिया और आगे कह रहा है ट्रांसफर एनर्जी टू एंड फ्रॉम, नहीं, dash transfer energy to and from its surrounding by the process of heating or cooling and the process of mechanical work। कह रहा है कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, कहां पर, अपनी सराउंडिंग में। बड़ी बड़ी वर्डिंग वाली एमसीक्यूज बना रहा है, सही है। पहला ऑप्शन दिया क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में आपको पता है सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी जा सकती है, समझ में, सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है। सेकेंड ऑप्शन है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम तो मैटर एनर्जी दोनों की कन्वर्जन कर लेता है, सही है ना, अपनी सराउंडिंग के साथ। ऑप्शन सी में कह रहा है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी में कह रहा है आइसोलेटेड से। आइसोलेटेड सिस्टम में आपको पता है ना हीट एनर्जी सिस्टम में जाती है ना बाहर आती है, ना मैटर जाता है ना बाहर आता है, तो ऑप्शन सी आंसर है बोथ ए एंड बी। तो 22 का आंसर है
सॉरी एक स्किप हो गई, ये 23 पढ़ दिया मैंने, और 23 का आंसर पहले कर लें, कोई मसला नहीं है। बोथ ए एंड बी, ये आंसर है। अब 22 यहां लिख देते हैं। 22 में क्या कह रहा है? ट्रांजिस्टर कैन नेवर बी यूज्ड एज, और ए और स्लैश करके एन, कह रहा है ट्रांजिस्टर को डैश में यूज नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है रेक्टिफायर, इसी में यूज नहीं कर सकते। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांजिस्टर रेक्टिफायर में यूज नहीं हो सकता, और यही इसका आंसर है। दूसरा क्या कह रहा है? एम्पलीफायर। ये तो सवाल आ जाता है, ये समझ में आई, ट्रांजिस्टर यूज एज एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर में यूज होता है, स्विचर के तौर पे यूज होता है, और मॉड्यूलेटर के तौर पर यूज होता है। वोल्टेज को वीएम, सही है ना, वोल्टेज को मॉड्यूलेट कर देता है। तो मॉड्यूलेटर के तौर पे भी यूज होता है, स्विचर के तौर पे भी यूज होता है, एम्पलीफायर के तौर पे भी यूज होता है, लेकिन रेक्टिफायर नहीं होता। तो पूछा ये था कि ट्रांजिस्टर, सही ना, डैश के तौर पर यूज नहीं किया जाता। अब है 23 तो मैंने करा दी पहले। 24, when the temperature of a source and sink of a heat engine becomes equal, the efficiency will be 0। कह रहा है सिंक और सोर्स का टेम्परेचर अगर बराबर हो जाए तो एफिशिएंसी क्या होगी इंजन की? 0 होगी। क्यों? एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है? 1 माइनस T2/T1। ये सोर्स का टेम्परेचर है, सॉरी सिंक का टेम्परेचर है, और ये सोर्स का टेम्परेचर है। अगर सोर्स और, सही है ना, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर इक्वल हो गया तो दोनों कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो एफिशिएंसी 0। अगर आप परसेंट एफिशिएंसी ले रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 0 भी क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर है 25 है द टेम्परेचर एट विच the gases, if they remain in gaseous state, exert zero pressure and have zero volume, is called absolute zero। ये absolute zero की डेफिनेशन है बाकायदा, पूरी थ्योरी पूछी है, ऐसी एमसीक्यू जल्दी होनी चाहिए। कह रहे वो टेम्परेचर जिस पर क्या होता है, गैस जो है ना, गैस ही रहे और उसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाए, सही है ना, वो 0। यानी बहुत ही ठंडा कर लिया गैस को तो अब वो कंटेनर की वॉल से ना होने के बराबर टकराएगी। समझ में आ गई बात? तो उसका प्रेशर भी 0 और गैस का वॉल्यूम नियर टू 0। तो प्रेशर और वॉल्यूम जिस पे 0 हो जाता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। 26 gas in a closed container at temperature of 27 degree centigrade has pressure P. What will be the pressure if the temperature is raised to 127 degree? प्रेशर लॉ दिया है। प्रेशर लॉ क्या कहता है? मैट्रिक की ओल्ड बुक में होता था, प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह चार्ल्स लॉ में V और T के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। सही है? तो इसलिए प्रेशर लॉ में क्या है? P और T में डायरेक्ट रिलेशन है, और इसका फार्मूला क्या बनता है? P1/T1, P2/T2। अब इसको अप्लाई कर दिए। सही है? आपको सेकंड प्रेशर बताने, फर्स्ट प्रेशर P है, फर्स्ट टेम्परेचर 300 है, T1 दिया उसने 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें आप 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। तो यहां मैंने रख दिया 300 केल्विन। और P2 आपको बताना है सेकंड प्रेशर, और T2 क्या है? उसने कहा है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे टेम्परेचर दिए थे जिसको हम जबानी कैलकुलेट कर सकते थे, तो ये 400 केल्विन बन जाएगा। 400 तो यहां आ गया 400 केल्विन। अब आपको P2 निकालना है तो P2 यहीं रह जाएगा और 400 उधर चला जाएगा, तो 400P/300 ये उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो P2 आ जाएगा सेकंड प्रेशर 4P/3, और ऐसा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ये आंसर। एमसीक्यू नंबर है 27।
द एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिजन ऑफ यूरेनियम। जब आप यूरेनियम की फिजन करते हैं तो कह रहा है एवरेज एनर्जी कितनी रिलीज होती है यूरेनियम की फिजन के साथ। याद करना है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आउट ऑफ बुक आया है, बुक में मेंशन नहीं करी एनर्जी। कहता है द एवरेज एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन ऑफ यूरेनियम। साफ पता चल रहा है कहीं से एमसीक्यूज उठा के कट पेस्ट कर दी गई। The average energy release per fission of uranium 236 is about 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑप्शन ए में आंसर है। यूरेनियम के एक न्यूक्लियस से की फिजन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर आप इसे जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 3.2 10 की पावर -11 जूल। और आगे दिया हुआ है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 के ईवी, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको कहते हैं 2 ईवी। तो ये वाला ऑप्शन याद रखना है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 200 मेगा का मतलब है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही वैल्यू 0.2 दफा इधर आ जाएगा तो 2.00, 2 पावर बढ़ जाएगी तो ईवी में ये ईवी में आंसर होगा, ये जूल में आंसर होगा, कन्वर्ट करेगा ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The amount of energy required to break the nucleus into its constituent particle is called। कह रहे वो एनर्जी जो न्यूक्लियस के जो पार्टिकल होते हैं जिन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूट है उनको अलग अलग कर देती है, उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि बाइंडिंग एनर्जी कट गई है रिड्यूस में। अगर बाइंडिंग एनर्जी कट गई है रिड्यूस में तो फिर बाइंडिंग एनर्जी के एमसीक्यूज कैसे लग गए? ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दोबारा पढ़ देता हूं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को ब्रेक कर दे, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, उसके पार्टिकल्स में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन कहता है मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आंसर है बाइंडिंग एनर्जी। एमसीक्यूज नंबर 29 में कह रहा है द सन विच इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। सन जो सबसे बड़ी सोर्स है हमारे नजर, हमने इससे बड़ी सोर्स नहीं देखी, कायनात में मौजूद है इससे बड़ी सोर्स, लेकिन हमने नहीं देखी एनर्जी कितनी बड़ी सोर्स। द सन विच इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी गेट्स इट्स एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है भाई। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जितनी शायद कट पेस्ट की गई है ना, सबको ऑप्शन ए रख दिया है। इतनी एजुकेशन हो रही है। मैंने तो ये अभी गौर करा है, जहां जहां आ रहे हैं ना बड़ी से एमसीक्यूज, अब ऐसा नहीं करिएगा कि देखकर पहले ए कोई टिक कर दिया। According to Bohr's theory of the hydrogen atom, the total energy of the hydrogen atom with its electron revolving in the nth orbit, nth stationary orbit is, पूरी स्टेटमेंट कहीं से उठाई गई है और डायरेक्ट लिख दी गई है। कह रहे हैं आप करो। जाहिर है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, तो बगैर देखे मैं बता सकता हूँ। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, क्योंकि आपको फार्मूला पता है nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालने का -13.6 eV और हाइड्रोजन एटम की एनर्जी निकालने का n स्क्वायर। तो ये रिलेशन इसके साथ क्या है, इनवर्स। ऑप्शन नंबर 4 है। साफ पता चल रहा है एफर्ट नहीं हुई है पेपर पर। बच्चों के लिए पेपर एमसीक्यू से इतनी मुश्किल हो गई क्योंकि बड़ी बड़ी वर्डिंग है, बस कहीं से उठाई गई कट पेस्ट और छू करके पेपर में डाली।
सोचा नहीं गया कि 43 मिनट 42 एमसीक्यूज हैं, 50 मिनट हैं, 2 घंटे का पेपर है, इतनी बड़ी वर्डिंग है। सही है। प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इतना बैलेंस बने कि आराम से एक बच्चा, एवरेज बच्चा 50 मिनट्स के अंदर कर ले। एमसीक्यूज मुश्किल नहीं है माशाल्लाह, वर्डिंग इतनी बड़ी बड़ी है, पढ़ने में तो टाइम लगेगा ना, और फिर जो आंसर लिखना है वो भी इतना बड़ा बड़ा लिखना है। एक्स रेज आर ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसीज हायर देन दोज ऑफ, कह रहा है समझ में आ गई। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है, किसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी? तो ऑप्शन में क्या है? विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गैमा रेडिएशन। गैमा की आपको पता है ईएमआर में, सारी लिख देता हूं सवाल ऐसा चेंज ना हो जाए। तो गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। अब ऊपर से नीचे क्या होती है? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ये डिक्रीज होती जाती है। सही है। और वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है। अब ये पूछा है कि एक्सरे से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी है? तो एक्सरे से ऊपर तो एक ही है गैमा, वो ये टिक कर देंगे। और बाकी जो ऑप्शन थे वो यूवी का था, इंफ्रारेड का था, आईआर का और विजिबल का था। एक्सरे तो इनसे ऊपर ही। 32 एमसीक्यू है। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए बैटरी इज ऑब्जर्व टू फॉल। बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो गिर रहा है। से ना व्हेन द बैटरी सप्लाइज अ करंट टू एन इंटरनल रेजिस्टेंस, जब बैटरी सप्लाई करती है करंट किसको? इंटरनल रेजिस्टेंस को। और फिर 4 ऑप्शन दिए माशाल्लाह। चारों ऑप्शन की इतनी बड़ी बड़ी वर्डिंग है, चारों ऑप्शन की इतनी बड़ी बड़ी वर्डिंग है कि उसको पढ़ने में 1 मिनट में सॉल्व नहीं होता। बच्चा तो फिर बच्चा है ना, वो तो जहन लगाएगा ना थोड़ा सा पढ़ने। और अब पेपर बन भी चुका है, जो भी होगा। थर्टी टू सही है। अब आपको पता है कि टर्मिनल वोल्टेज और इसके दरमियान रिलेशन क्या है? तो टर्मिनल वोल्टेज होता है ईएमएफ माइनस आईआर। ये आर आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसे और करके हमारी बुक यूं लिखती है ई। मैंने ई बाद में इसलिए लिखा है कि लोग इसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ना समझें। ये तो कह रहा है ये पोटेंशियल कम हो रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल ये है, और टर्मिनल पोटेंशियल कम हो रहा है। भाई टर्मिनल पोटेंशियल कब कम हो सकता है? जब ये वाली टर्म की वैल्यू बढ़ जाए। ये बढ़ता जाएगा, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे आंसर कम आता जाएगा, ये वैल्यू गिरती जाएगी। टर्मिनल पोटेंशियल फॉल कब होगा? जब ये टर्म पूरी बढ़ती जाए। और ये टर्म बढ़ेगी कब? जब आप करंट के अमाउंट को बढ़ाएं तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इन दोनों का डिफरेंस कम होता जाएगा। और वही डिफरेंस क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल है। या फिर आप इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाएं तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो टर्मिनल पोटेंशियल गिरता चला जाएगा, फॉल होता जाएगा। अब आइए ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है जी क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, आपके साथ लैब पे चलता रहेगा, आंसर पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है दी बैटरीज ईएमएफ एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं, अगर आपने ये बढ़ाया और ये भी बढ़ाई तो हो सकता है कि वैल्यू पर इतना फर्क ना पड़े और ये ना गिरे। हो सकता है ये ज्यादा बढ़ रहा हो, ये कम हो रहा हो। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं है। दी बैटरी ईएमएफ एंड दी करंट, वही करा पहले, इसके साथ इसको दिया ऑप्शन 1 में,
अब इसके साथ इसको दिया, इसके बढ़ने से तो ये वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन वो भी तो बढ़ रहा है ईएमएफ के बढ़ने से, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, द करंट एंड द बैटरीज इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट और बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस ये दोनों बढ़ाएंगे तो ये फॉल होता जाएगा, यही आंसर है सी। अब इतना बड़ा है, इसके लिए वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि पूरा ऑप्शन लिखो। दी करंट, अगर सी बोल दूं तो वो स्टार से मेंशन हुए हुए आंसर बच्चे को पता ही नहीं चले कि सी कौन सा वाला है, इसलिए लिखना पड़ रहा है। दी करंट एंड दी बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस। चौथा भी पढ़ लेते हैं, मेरे हिसाब से ये आंसर है। चौथा भी पढ़ लें, द करंट एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो इधर है, अगर वो बढ़ाएंगे आना तो ये वैल्यू तो बढ़ती जाएगी ना, V बराबर है IR की, और करंट ये है, नहीं बढ़ेगी वैल्यू, उससे कम नहीं होगा। आइए MCQ नंबर है 33, a spherical shaped charge rubber balloons whose charge, फिर कोई माशाल्लाह 1.5-2 लाइन की पूरी वर्डिंग है, और वो भी जालिमों ने इंग्लिश में दी है बगैर सोचे समझे। A spherical shaped charge rubber balloons whose charge is distributed uniformly over the surface has electric intensity inside the charged rubber balloon is 0. गॉसेस लॉ का केस उठाया है, चार्ज स्फीयर वाला, उसके थर्ड था ना, पहला था आउटसाइड दी चार्ज स्फीयर अब इंटेंसिटी निकालनी है, फिर ऑन दी सरफेस निकालनी है, फिर इनसाइड दी। तो कह रहा है अब उसको उन्होंने बलून से कन्वर्ट कर दिया, कह रहा है स्फेरिकल शेप चार्ज रबर बलून है whose charge is distributed uniformly over the surface, और उसकी सरफेस पर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, has electric intensity inside the charged rubber balloons, inside the charged rubber balloon इंटेंसिटी क्या होगी 0। और ऑप्शन ए जब उठाई गई है ना बड़ी सी MCQ, हमेशा ऑप्शन ए में आंसर है, पाक सरजमीन। हाँ। MCQ नंबर 34, an electron is moving along the axis of the solenoid carrying a current। एक इलेक्ट्रॉन सोलेनॉइड के एक्सिस के साथ मूव कर रहा है, सही है ना, आपको बताना है कैरिंग अ करंट, और करंट समझ में आ गई बात, जा रहे हैं। कह रहा है उस पर क्या, पहला ऑप्शन कह रहा है द फोर्स एक्ट्स रेडियली इनवर्ट, उस पर लगने वाली फोर्स जो है वो रेडियली इनवर्ट होगी। द फोर्स एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड, उस पर लगने वाली फोर्स रेडियली आउटवर्ड होगी। द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जो फोर्स होगी उसकी मोशन की डायरेक्शन में होगी। और आगे कह रहा है नो फोर्स एक्ट, चौथा ही आंसर है, नो फोर्स एक्ट, कोई फोर्स नहीं लगेगी। वजह क्या है, ये है आपके पास सोलेनाइड, तो आपको पता है इनसाइड द सोलेनाइड फील्ड क्या होती है, पैरेलल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और पैरेलल होती है। और यही एक्सिस ऑफ सोलेनाइड है यूं, और एक इलेक्ट्रॉन इसी एक्सिस पर आ रहा है, सोलेनाइड के एक्सिस पर आ रहा है इधर, तो इलेक्ट्रॉन, और समझ में आ गई बात, मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या है 0। और जब कोई चार्ज बॉडी किसी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होती है तो उस पर फोर्स क्या लगती है, अभी बताया था, Q V क्रॉस B। इस दफा Q के बजाय कौन है, E है, और ये फोर्स अगर मैग्नीट्यूड पे लेंगे तो क्या होगा, EVB साइन थीटा, इलेक्ट्रॉन था, और ये थीटा अब जाहिर है यूं एंटर हो रहा है एक्सिस के साथ,
और फील्ड भी इनसाइड द सोलेनॉइड ऐसे ही है, और इलेक्ट्रॉन भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड आ रहा है, तो दोनों के दरमियान थीटा क्या है, 0, और साइन 0 क्या होता है, 0, इसलिए फोर्स क्या लगेगी, 0। कह रहा था रेडियल इनवर्ट फोर्स लगेगी, रेडियल आउटवर्ड लगेगी, और कह रहा था जो अलोंग, सही ना, जो मोशन की डायरेक्शन है अलोंग उसी के फोर्स लगेगी, जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ होता है मोशन का, समझ में, उसके जरूर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, तो आंसर है 0 न्यूटन। अच्छा, या तो यूं आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन या यूं आ रहा होगा, अगर यूं आ रहा है तो एंगल 180, एंगल 0 या 180 हो, दोनों सूरतों में साइन 0 0, साइन 180 0, 40। एमसीक्यू नंबर है 35। द पिक्चर ऑन ए टीवी स्क्रीन becomes distorted when a magnet is brought near the screen because, कह रहा है जब आप टीवी स्क्रीन के करीब एक मैग्नेट को लेकर जाएंगे, बार मैग्नेट को लेकर जाएंगे, तो उसमें जो पिक्चर है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, सही है ना। ये E/m से आया है, जे थॉमसन E/m से। वो क्या असर होगी, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आ रही है और वो पिक्चर ट्यूब पर आकर सही ना स्ट्राइक कर रही है, समझ में आ गई बात, तो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, है ना, इलेक्ट्रिक, पहले क्या नाम है, रिपल्जन हुई इलेक्ट्रॉन गन के अंदर, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से आ रही है, फिर डिफ्लेक्शन दे रही है और वो टीवी स्क्रीन जगमगा रही है, यही है ना एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फिल ऑफ चार्ज है, तो फिल ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट, और हर करंट के साथ एक क्या होता है, मैग्नेटिज्म। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में करिए, इलेक्ट्रॉन और कर्ल कर लीजिए उंगलियों को, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर आ रही है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड उसकी है इलेक्ट्रॉन्स की, और एक बार मैग्नेट आप स्क्रीन के करीब ले गए, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट कर जाएंगे। इंटरैक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन जिस पॉइंट पर आकर सही ना स्ट्राइक करना था वो उधर स्ट्राइक नहीं करेंगे, समझ में आ गई बात, और इधर उधर स्ट्राइक कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो पिक्चर है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके देख लें, टीवी स्क्रीन के करीब एक बार मैग्नेट ले जाएं जरा, तो आपको पता चल जाएगा पिक्चर ट्यूब है ना, उसकी पिक्चर डिस्टॉर्टेड होना शुरू हो जाएगी। वजह उसकी क्या है, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को जहां पर स्ट्राइक करना था स्क्रीन के ऊपर, वो डिस्पर्स होकर इधर उधर स्ट्राइक करने लगेगी, ये रीजन है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल गलत। कह रहा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं होगी आपके बार मैग्नेट से, बिल्कुल गलत। दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट कर जाएंगी, एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड और एक समझ में आई बार मैग्नेट की। सेकंड ऑप्शन में कहता है द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, यही ऑप्शन है। इतना बड़ा ऑप्शन नहीं लिख सकता, यहाँ पे आंसर चल रहा होगा, टिक कर देगा, सेकंड ऑप्शन है। पूरी वर्डिंग है इतनी बड़ी, पहले इतने बड़ा क्वेश्चन पढ़ो, फिर चार वर्डिंग इतनी बड़ी बड़ी, चार लाइन्स, और ऐसी सारी एमसीक्यूज लगा दी। यूज ही नहीं हुआ। The beam of electron will be deflected due to the magnetic field। तीसरा कह रहा है the beam of electron will stop in electron gun, बिल्कुल नहीं सही है ना। चौथा में कह रहा है magnetic field will destroy the coating of screen, चीन है वो, जो आप मैग्नेट है उस कोटिंग ऑफ स्क्रीन को डिस्ट्रॉय नहीं करती। The path along which a unit positive charge moves in an electric field is called, कह रहा है path along which a unit positive charge moves in an electric field is electric lines of forces। कह रहा है वो रास्ता सही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसमें एक सही ना चार्ज क्या करता है, मूव करता है along the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के along, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बताता हूं कौन सा ऑप्शन है, और ये ऑप्शन था थर्ड, बल्कि इन्होंने लिखा है पूरा एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो एन भी लिख दीजिए। ये ऑप्शन 36 थी, सॉरी ये 37।
द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। भाई ये पेज नंबर 83 पर है, ये याद करना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 0.01 मीटर पर सेकेंड है। डेटा पूछा है 37 में, पेज नंबर 83 पे जाके देख लीजिएगा, चैप्टर 13 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, डेटा याद करना है का 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.01 मीटर पर सेकेंड, 0.001 मीटर पर सेकेंड, 0.001 मीटर। सारी वैल्यूज ऐसी नहीं है, बस एक एक जीरो बढ़ाता जा रहा है। द चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी विद अ सर्टेन वेलोसिटी वी एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स। एक ही उसके अंदर दोबारा आ गई, एक दफा सही है ना, फोर्स मैक्सिमम दे दी थी, एंगल पूछा था 90 डिग्री था, समझ में। अब के एंगल दे दिया है, परपेंडिकुलर है, फोर्स पूछी है तो फोर्स मैक्सिमम होगी। 3 एमसीक्यूज एक ही टॉपिक से लगा दी। अगर आप इसमें 43 में देखें 42 एमसीक्यूज में देखें तो 3 एमसीक्यूज एक ही टॉपिक से लग गई और वो ये है V क्रॉस B। अब के बोल दिया है कि परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर है तो आपको पता है ये, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड लूं तो तीसरी दफा बता रहा हूं, अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा दे दिया फॉर परपेंडिकुलर, चुपके से एंगल दे दिया। पैरेलल का मतलब होता है एंगल 0 और परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एंगल 90। और जब आप 90 रखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम फोर्स है ये, साइन 90 और मैक्सिमम फोर्स ये मैक्स कहलाती है। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है मैक्सिमम फोर्स, वर्डिंग में लिखा हुआ है। अगर एंगल 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम, एंगल 0 होगा तो फोर्स 0। बॉयल्स लॉ इज एन एप्लीकेशन ऑफ, आपको पता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। 39 बॉयल्स ने क्या करा था, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। ये बहुत ज्यादा आती है एमसीक्यूज। तो बॉयल्स लॉ का कह रहा है सही है ना, किससे मैच करता है, आइसोथर्मल। कह रहा है बॉयल्स लॉ इज एन एप्लीकेशन ऑफ, मैंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब है एमसीक्यू नंबर 40। एक्सेल क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व्स अराउंड अ प्रोटॉन indefinitely if its path is a perfect circle of any radius। समझ में, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन के गिर्द जो घूम रहा है, तो समझ में आई वो क्या होगा, उसका जो पाथ है वो क्या होगा। पहला कह रहा है परफेक्ट सर्किल ऑफ एनी रेडियस, दूसरा कह रहा है अ सर्किल ऑफ कांस्टेंट डिक्रीजिंग रेडियस, तीसरा कह रहा है अ सर्किल ऑफ एन अलाउड रेडियस, एन इलिप्स, एक इलिप्स। मेरे हिसाब से अ सर्किल ऑफ एन अलाउड रेडियस, ये ज्यादा बेहतर है। पहले ऑप्शन और तीसरे में बिल्कुल फर्क है। अ परफेक्ट सर्किल ऑफ एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का हो, नहीं, अ सर्किल ऑफ एन अलाउड रेडियस। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है, अ सर्किल ऑफ एन अलाउड रेडियस। अभी देखें, पहला पढ़कर ना हम लोग टिक करने जा रहे थे, सही है। जब आगे बढ़ा, आपको पता है मखसूस एनर्जी लेवल्स थे, क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स थे, तो अलाउड रेडियस ज्यादा बेहतर वर्ड है। पहले तीसरा ऑप्शन है, और ये है 41, 2 रह गई है बस। गीगर मुलर काउंटर कंटेन्स, आपको पता है आर्गॉन एंड अल्कोहल, कहता है अल्कोहल ओनली, आइंस और सुपर कूल्ड वाटर वेपर्स। आपको पता है गीगर मुलर काउंटर में, जीएम काउंटर में आर्गॉन और अल्कोहल होती है।
ये पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी है, जल्दी हो जाएगा ऐसा। और 42 लास्ट एमसीक्यू है, रियल गैसेस ओबे जनरल गैस इक्वेशन एट। जो रियल गैसेस है जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करती है किस पर? याद रखिएगा कि रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर के करीब उस वक्त होती हैं जब उनके मॉलिक्यूल दूर दूर हो, बस ये याद रखिए। अगर मॉलिक्यूल क्लोजर आएंगे तो रियल गैस आइडियल बिहेवियर से दूर होती जाएगी। और मॉलिक्यूल दूर दूर कब होंगे? जब उन पे प्रेशर कम हो और उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। तो कह रहा है रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर को ओबे करती हैं कब? मैंने कहा जब उनके मॉलिक्यूल दूर दूर हो। और दूर दूर कब होंगे? जब उन पे प्रेशर कम हो और उनका टेम्परेचर ज्यादा हो। तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, और पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। उलट के ना दे दे, कह रहा है डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कर दिया। अगर डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कर दिया तो आपको पता है उलट जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। कम वक्त है, लेट हो गया है थोड़ा सा मामला, लेकिन मुझे पता है कि मैं ये सारी एमसीक्यूज आपको करा दूंगा और आपके ये नंबर बचा लूंगा। आप सही ना, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसको शेयर करिए, सही है ना, इसे फैलाइए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चंस और मैसेजेस के जरिए मुझे बताइए। शुक्रिया।